नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, आर ओ का जो है बहुप्रतीक्षित विज्ञापन आपके सामने आ चुका है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कर लिया जाए, क्योंकि विस्तृत अवलोकन बहुत आवश्यक हो जाता है इसका। काफ़ी दिनों बाद जो है 411 मतलब आर ओ दोनों मिला के 411 पदों पर ये ऐतिहासिक भर्ती आई है। इतनी ज़्यादा रिक्तियाँ ना पिछले 5 सालों में आई हैं, ना अगले 5 सालों में आने वाली हैं, जान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए ये अवसर बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। और फॉर्म भरते टाइम भी तमाम तकनीकी त्रुटियां हम लोगों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है हम हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो वो सब ना होने पाए, इसलिए हम विज्ञापन पे थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई आशंका ना हो। और अगर आशंका है उसके बाद भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9/10/2023 यानी आज से है। आज से आप फॉर्म डाल सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है 9/11/2023 है, यानी कि 9 नवंबर 2023 है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी 9 नवंबर 2023 है, ठीक है। तो यानी कि पूरे 1 महीने समय है हमारे पास फॉर्म भरने का। आज से लेकर के 9 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व OTR पंजीकरण जो है कर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी अगर आपने OTR कर लिया है तो आपने अपना OTR नंबर नोट कर लिया तो कोई बात नहीं, अन्यथा अपना डिटेल डाल के जो है आयोग की वेबसाइट पे जाके अपना OTR नंबर आप प्राप्त कर लीजिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और जिन्होंने OTR नहीं किया है वो फॉर्म डालने के 72 घंटे पूर्व अपना OTR ज़रूर पूरा कर लें, क्योंकि जब आप 72 घंटे पूर्व पूरा करेंगे तभी 2 दिन बाद जाके आपका OTR नंबर जो है जनरेट होगा, ठीक है। 72 घंटों में OTR नंबर जनरेट होता है, तभी आपको मिल पाएगा और तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी किया है तो अभी टाइम है, कर लीजिए। घबराने की कोई बात नहीं इसमें। OTR आप कभी भी कर सकते हैं। आगे इन्होंने वही बताया है कि OTR के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वह ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जाके, ठीक है, OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic इन पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म डालते समय हमें अपना आवेदन पूरा करना है, ठीक है। और किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा आगामी परीक्षाओं अथवा चयनों से उसे डिबार किए जाने की कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। कोई भी जानकारी हमको आयोग को गलत नहीं देना है। जितनी उन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है उतने एलिजिबिलिटी अगर हमारे पास है तभी हम आवेदन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और जो अर्हता, अधिमानी अर्हता हमारे पास है केवल उसी का उल्लेख करेंगे। जैसे फॉर्म डालने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 है, 9 नवंबर 2023 है। तो 9 नवंबर 2023 तक जो योग्यता आप धारित करते हैं केवल उसी का उल्लेख अपने ऑनलाइन आवेदन में करें। अगर इस लास्ट डेट के बाद आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा मिलता है तो उसका उल्लेख आप इसमें नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा OTR, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन अथवा त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें, ठीक है। मतलब इसका तो जो भी हम फॉर्म, पहली चीज़ तो इस नोटिफिकेशन को भी PDF फॉर्मेट में सुरक्षित रखना है,
PDF फॉर्मेट में सुरक्षित रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट मिलेगा उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखना है, यानी प्रिंट आउट भी अपने पास रखना है। ठीक है, हार्ड कॉपी भी सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ फ़ोन में भी, यानी उसका PDF फॉर्मेट भी, सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए। भविष्य में इसका काम लग सकता है। आयोग ने इसको पहले ही साफ साफ स्पष्ट कर दिया है, तो इसको सुरक्षित रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए, अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। यानी फॉर्म भरने के बाद कोई भी हार्ड कॉपी आयोग को मेल या डाक के माध्यम से कुछ भेजना वजना नहीं, अपने पास सुरक्षित रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो जब ये भेजना होगा तब ये बताएंगे, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया दी गई है कि कैसे कैसे फॉर्म सबमिट करना है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया दी गई है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको सारा फॉर्म अपनी निगरानी में भरना है। साइबर कैफ़े वाले पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले बहुत लोगों का फॉर्म गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, क्योंकि फ्यूचर तो हमारा आपका ख़राब होगा जब फॉर्म गलत होगा। साइबर कैफ़े वाले का कुछ नहीं जाएगा, वो कहेगा बस गलती हो गई, सॉरी, काम ख़त्म। चलिए आगे और महत्वपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड क्या है जो हमें आपको जाननी चाहिए कि ये तो फीस उसका पेमेंट है, ये सब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें दिया गया है, और आगे और मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए हमें आपको, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, वो जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, तो वो जानकारी आपको देखिए दी जा रही है। हाँ, ये जो दिया गया है इन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद की अनिवार्य या अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आपने आवेदन किया, आवेदन में आपको बाद में पता चला कि आपसे कोई त्रुटि हो गई फॉर्म भरने में, तो एक बार आप केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा आयोग ने दे रखी है। आवेदन शुल्क वही जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रत्येक परीक्षा में रहता है कि परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये, कुल मिला के 125 रुपये शुल्क है। तो इसको अपने अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिक्तियों की संख्या वर्तमान में भर्ती है तो रिक्तियों की कुल संख्या 411, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ठीक है, इतने पद कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी में 2013 के बाद मुझे नहीं लगता कभी आए थे। ठीक है, तो इसको मतलब ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसका अगर लाभ लेना है तो पूरा मतलब दिन रात एक कर देना, ये जान लीजिए। अकेले उत्तर प्रदेश सचिवालय में 322 पद खाली हैं और यूपी लोक सेवा आयोग में 9 पद खाली हैं। राजस्व परिषद में 3 पद खाली हैं। ठीक है, तो 9 3 12 यानी 334 पद। 334 पद तो केवल RO के हैं, ARO इसमें शामिल नहीं, केवल RO के हैं। ठीक है, बाकी सभी उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। राजस्व परिषद में ARO के 23 पद हैं। लोक सेवा आयोग में ARO के 13 पद हैं। ठीक है, और लोक सेवा आयोग में ही लेखा विभाग में 1 पद है। ठीक, तो उपयुक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति अथवा अर्हताओं के जिन पदों के अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है
कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक आयोग को अगर किसी विभाग से कोई अध्याचन मिलता है तो वो पद भी इसमें ऐड कर लेगा वो, ठीक है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्री रिजल्ट तक जो है पदों की संख्या 500 प्लस हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है हमारे आपके पास। आगे आरक्षण है तो इसको अपने अपने हिसाब से जान लेंगे। हाँ, ये ज़रूर जानेंगे कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है वो जो आप लगाएंगे वो 9 नवंबर 2023 के पहले का बना होना चाहिए। 9 नवंबर 2023 फार्म भरने की अंतिम डेट है, तो इसके पहले चाहे आपका EWS हो गया, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, चाहे आय प्रमाण पत्र हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे अपनी एलिजिबिलिटी, अपने आरक्षण का दावा करने के लिए, अपने कोटि का दावा करने के लिए, वो फार्म भरने की अंतिम तिथि के पहले कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे और क्या जानना चाहिए हमको। हाँ, शैक्षिक अर्हता, इस पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इस पर मैं थोड़ा डिस्कशन कर ले रहा हूँ। देखिए, समीक्षा अधिकारी के लिए केवल ग्रेजुएशन है बस। देखिए खंड का में दिया गया ना, समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, ठीक है। यानी आरओ के लिए ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन चाहिए। आप बीए किए हों, ठीक है, आप बीए किए हों, आप एमए किए हों, आप बीएससी किए हों, आप बीकॉम किए हों, फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए बस, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं, करे आरओ के लिए क्या मांग लिया है, ठीक है। आरओ के लिए ओनली ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। 21 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, बस ये है। बाकी एआरओ के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग जो है शैक्षिक अर्हता मांगी गई है। तो जो लोग ओ लेवल है जिनके पास और उनको टंकड़ भी आता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली जानकारी हमें और क्या जानना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक, तो जिनका बीकॉम है उनके लिए अच्छा अवसर है ये, ठीक है। अधिमानी अर्हताएँ समीक्षा अधिकारी अथवा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। ये जिनके पास योग्यताएं हैं, विज्ञापन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, तभी फॉर्म डालना है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे अगली जानकारी क्या इससे रिलेटेड है, ये पदों की नियमावलियां हैं, ठीक है। हाँ, ये जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग ईयर में हैं तो आप सोचें कि आप फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके पहले तक आपके पास सभी एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा हमने आपसे बता ही दिया कि 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष से 40 यानी 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक। बाकी जो उम्र में छूट है वो अलग अलग श्रेणियों के लोगों के लिए अलग अलग है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार
सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये होगा एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹25 यानी 225 रुपये होगा। ठीक है, तो ये सबकी फीस बताई गई अलग अलग, इसको हम आप अच्छे से समझ लेंगे, जानते होंगे बहुत लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या जानना चाहिए हमको? देखिए, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा का जब फॉर्म भरेंगे तो सभी प्रमाण पत्र जिनका आपने दावा किया है प्रीलिम्स में, सबकी स्वप्रमाणित प्रतियां लगाना आवश्यक होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यदि OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज या sync.in पर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अगर आपको अपने OTR में कोई परिवर्तन चाहिए तो ये प्रक्रिया पूर्ण करना वेबसाइट पर जाकर अनिवार्य है। ठीक है, आपको लगता है कि OTR में हमने कुछ गलत भर दिया था या कुछ और नई चीज़ें हमको OTR में ऐड करनी चाहिए तो ये प्रक्रिया आप फॉलो कर लीजिए। ये APS में भी था, APS का जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए और क्या जान लेना चाहिए हमको? OMR पे कैसे क्या भरा जाना है ये सब जानना उतना ज़रूरी नहीं है। ये सब जो भी गंभीर प्रतियोगी हैं, परीक्षा में बैठते हैं, वो जानते हैं। ठीक है, चलिए सामान्य अनुदेश है ये सब। ठीक, ये प्रमाण पत्र का प्रारूप है। ठीक है, ये प्रमाण पत्र का प्रारूप है। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है आयोग का। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में पहला पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, पूर्णांक 140 अंक होगा, समय आपके पास 2 घंटे होंगे, प्रश्न भी 140 होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, क्या क्या रहेगा? सामान्य विज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। ठीक है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों अलग अलग मेंशन किया गया। इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। भारतीय राजतंत्र रहेगा, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति रहेगा, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार रहेगा, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण रहेगा, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 1 का सिलेबस है, जिसके लिए किस सेक्शन के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने RO की रिवाइज रणनीति बताई है तो आप एक बार जाके देख लीजिए। फिर भी मन में कोई आशंका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पेपर 2 में सामान्य हिंदी आएगा, प्री में समय 1 घंटा होगा, प्रश्न 60 होंगे, पूर्णांक भी 60 होगा। ठीक है, ये बहुत बार आपको हम बता चुके हैं। विलोम 10 शब्द आएगा, वाक्य वर्तनी एवं शुद्धि 10 वाक्य आएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द आएंगे, तत्सम तद्भव शब्द 10 शब्द आएंगे, विशेष विशेषण 10 शब्द आएंगे, पर्यायवाची 10 शब्द आएंगे। ठीक है, और यानी कि 140 अंकों का GS हो गया, 60 अंकों की हिंदी हो गई, टोटल 200 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, 200 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र होगा। ठीक,
ये मेंस का सिलेबस है। मेंस में समय 2 घंटे रहेगा, प्रश्न 120 रहेंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जैसा पूर्णांक 120 रहेगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 सामान्य हिंदी एवं आलेखन खंड 1, ये परंपरागत रहेगा, समय 2.5 घंटे रहेंगे, पूर्णांक 100 रहेगा। इसमें क्या रहेगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ये 3, 6 और 12 नंबर के होंगे, यानी कुल 21 अंक का पूरा मिला के होगा। दूसरा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन है, ये 15 नंबर का होगा। ठीक है। 24 नंबर का लेटर आएगा। ठीक, परिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आएंगे, 10 नंबर के होंगे। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द आएंगे, 10 नंबर के होंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 शब्द आएंगे, 10 नंबर के होंगे। कंप्यूटर ज्ञान भी 10 अंक का आएगा। ठीक है, ये पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा ये भी प्रारंभिक परीक्षा की तरह वस्तुनिष्ठ होगा, आधे घंटे में, पूर्णांक 60 रहेगा। विलोम 6 शब्द आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य आएंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 आएगा। तत्सम तद्भव आएगा, विशेषण विशेष्य आएगा। यानी इसमें पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। इसके अलावा हिंदी निबंध आएगा, इसमें भी पूर्णांक 120 रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध आपको लिखने होंगे। ठीक है। एक निबंध आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से कोई एक लिखना होगा। दूसरा क्या रहेगा, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र या कृषि एवं व्यापार से रहेगा। ठीक है, इनमें से भी कोई एक निबंध लिखना होगा। तीसरा आपका क्या होगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित होगा, इसमें से भी कोई एक निबंध आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये तो इसका सिलेबस है। इसके एडवर्टाइजमेंट का ओवरव्यू है जो मैंने आपको बताया। अब आप बिना देर किए हुए, अगर अभी तक अपनी तैयारी को लेकर गंभीर नहीं थे तो अब गंभीर हो जाइए। मतलब इतने अच्छे खासे पद आए हैं, ये दोबारा नहीं आने वाले हैं, इसका लाभ उठाइए और विज्ञापन पढ़ के अपनी योग्यता सुनिश्चित कर लें, अपनी अर्हता सुनिश्चित कर लें कि हाँ ये हम फार्म भरने लायक हैं, तभी आवेदन करें, अन्यथा ना करें। और आवेदन से संबंधित अभी भी मन में कोई आशंका है तो आप जो है यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अपने सवाल पूछें, अपनी आशंकाएं पूछें, हम यथासंभव उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा हो, इसके बाद आपको इधर उधर कहीं भटकना न पड़े। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी ये क्लास, अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।